नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, बंगाल में 9 मई को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधायी दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। रिकाउंटिंग के बाद राजरहाट न्यू टाउन सीट पर भाजपा की जीत, कुल 207 सीटों पर जमाया कब्जा। भाजपा ने असम में विधायक दल के नेता को चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को किया केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया गया सह पर्यवेक्षक। भाजपा ने असम में लगाई जीत की हैट्रिक। तमिलनाडु में सरकार गठन की चर्चा तेज, टीवी के विधायक दल का नेता चुने गए विजय। राज्यपाल से किया सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध। राज्यपाल ने एमके स्टालिन का इस्तीफा किया स्वीकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। वहीं आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा राष्ट्रपति से मिले। पंजाब सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। भाजपा और जापान ने स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाने और नवाचार के लिए मिलाया हाथ। तीसरी संयुक्त समिति की बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों और स्वास्थ्य सुधारों की रूपरेखा की तैयार। पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए पश्चिम बंगाल का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने बंगाल के साथ साथ असम में भी अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनकी मुख्य भूमिका राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कुल जीतने वाली सीटों की संख्या अब 207 हो गई है। चुनाव परिणामों के बाद कई सीटों पर रिकाउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। भाजपा ने राजरहाट न्यू टाउन सीट पर 314 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। राजरहाट न्यू टाउन सीट पर शुरू में जो परिणाम सामने आए थे, उसमें बीजेपी को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद बीजेपी ने 314 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मंत्रियों की करारी हार ने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी है। पार्टी के 35 मंत्रियों में से 22 को जनता ने नकार दिया, यानी करीब 63% ममता बनर्जी का कैबिनेट अपने ही क्षेत्र में भरोसा खो बैठा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। जिन मंत्रियों को जनता ने नकारा, वे राज्य के अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। महिला एवं बाल विकास, उद्योग, आवास, बिजली, शिक्षा, परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुखों को चुनावों में हार झेलनी पड़ी। जनता ने नीतियों, प्रशासनिक फैसलों और सरकार के प्रदर्शन पर अपना फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर से हार का सामना करना पड़ा। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में हराने के बाद इस बार भवानीपुर से भी उन्हें पटकनी दे दी है। ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पांजा को श्यामपुकुर सीट पर भाजपा की पूर्णिमा चक्रवर्ती ने 14,600 वोट से ज्यादा से हरा दिया है। पूर्व मंत्री निर्मल माझी को गोघाट सीट पर भाजपा के प्रशांत दीगर ने 49,500 से अधिक वोटों के भारी अंतर से हराया है। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उड्डयन गुहा को दिनहाटा सीट पर 17,400 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा।
सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार को दुर्गापुर पूर्व सीट पर 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर्यावरण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को 26,000 से अधिक वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये जीत देश की जीत है और लोकतंत्र इससे और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब राजनीतिक हिंसा पूरी तरह बंद होगी। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में सुशासन की शुरुआत होगी। ये देश का जीत है, लोकतंत्र मजबूत हो गया है। अब वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हर इलेक्शन में और इलेक्शन के बिना भी जो पॉलिटिकल मर्डर होता है, वायलेंस होता है, जला दिया जाता है लोगों को, ये सब बंद हो जाएगा बीजेपी सरकार आने के बाद, क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्लियर संदेश दे चुका है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस बंद होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी जहां आता है पॉलिटिकल वायलेंस बंद हो जाता है। गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा इसमें कारण है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल का जीत को सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ये पश्चिम बंगाल पर देश का जीत है, ऐसा मैं मानता हूँ। भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की बड़ी जीत को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि आने वाले समय में संगठन और मजबूत होगा और जनता के भरोसे पर खरा उतरने का काम किया जाएगा। उन्होंने इस जीत को भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि बताया। उन्होंने बताया कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट डाला है। दिल्ली देख लीजिए, मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मालदा देख लीजिए, हर जगह पर कमल खिला है। कैसे देख रही हैं इस जीत? बहुत अच्छा, इतना बड़ा जीत पश्चिम बंगाल में पूरा नरेंद्र मोदी जी का जीत है, जनता का जीत है। महिलाओं के सुरक्षा का बड़ा मुद्दा इस चुनाव में था, तो कहीं पे जाके इसको ऐसे भी देख रही हैं कि लक्ष्मी भंडार का जवाब मिला है इसको? नहीं, हम लोग अन्नपूर्णा भंडार बोला था, ये लक्ष्मी भंडार, ये 1500 रुपया देके कोई विकास नहीं हो रहा था, महिला लोगों पर अत्याचार होता था, कोई विचार नहीं मिला था, सुरक्षित नहीं था। महिला अधिनियम बिल को ये लोग ने रोक दिया था। तो ये तो महिला तो सिर्फ सामने रखा था, लेकिन महिला के लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद इसलिए महिला लोग जवाब देते। ममता बनर्जी अब भी ये हार नहीं मान रही है, 2021 में भी नहीं मानी थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा है, वो हार गए हैं, वो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्राक्तन एक्स सीएम हो गए हैं। हार उसको मान नहीं रहा है, ऑलवेज पावर में थे, इतना सारा सिंडिकेट कटमानी में ऊपर में बैठे थे। अभी उसको स्वीकार करना चाहिए, अभी उसको शांत होकर रेस्ट लेना है। एक बदलाव तो हो गया दीदी, और भी एक बदलाव के बारे में बात करेंगे कि जैसे ममता बनर्जी आई थी, राइटर्स से चला गया था नवान में, पूरा शहर नील सफेद हो गया। इस बार इसको भी हटाना है। ये देखेंगे हम लोग देखेंगे, हमारा पार्टी का नेतृत्व ठीक करेंगे। और लॉकेट चैटर्जी साफ कह रही है, ये जो वोट हुआ है, ये वोट महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को सामने रखकर महिलाएं भी जमकर कमल को वोट किया है। पश्चिम बंगाल की विधाननगर सीट से जीतने वाले डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय ने टीएमसी सरकार में मंत्री रहे सुजीत बासु को हराया है। जीत के बाद भाजपा नेता ने कहा कि जनता ने भाजपा पर पूरी तरह भरोसा दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल करेगा। बीजेपी का सदर कार्यालय सॉल्ट लेक जहां उपस्थित है, उसी क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय वो इस बार जीते हैं। शरदवत मुखोपाध्याय डॉक्टर हैं और साथ ही साथ जायंट किलर भी हैं, क्योंकि यहाँ से टीएमसी के उम्मीदवार थे सुजीत बसु, जो फायर मिनिस्टर थे। कैसे देख रहे हैं? एक ही शब्द में जायंट कौन है? जनता जनार्दन है, उससे ज़्यादा बढ़िया जायंट कोई नहीं है। हर बार हर जायंट जो भी बोलो आप लोग, उसको परीक्षा देनी पड़ती है हर 5 साल, जो विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए। इसीलिए जनता के सामने कोई जायंट नहीं है। जो काम किए हैं वही है गुरुदेव। जो काम नहीं किए हैं, हम लोग का भरोसा नहीं था उनके ऊपर, और उसके चलते हम लोग पूरा सत्ता अभी देखिए है अभी भाजपा के पक्ष में। सीएम कौन तो हम लोग का पार्टी में है, हम लोग का कोई हक नहीं है यहाँ पे। हम लोग कुछ नहीं है। पार्टी अगर जिसको कोई जिम्मेदारी देती है, वो जिम्मेदारी निभाएंगे हर जगह, हर राज्य में। देखिए वो पूछने का नहीं। विधानसभा चुनाव के मतगणना पूरी होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवी के राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायक चेन्नई के पास पन्नायूर स्थित पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए और विजय को औपचारिक रूप से अपना विधायक दल का नेता चुना। बैठक में पहली बार निर्वाचित हुए पार्टी सदस्य उत्साहित और जोश से भरे नजर आए। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने एक बयान में कहा कि पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के महासचिव ई पलनीसामी ने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। भाजपा नेता के.एन.अमलाई ने परिणामों का स्वागत करते हुए कहा कि मतदाताओं ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ संदेश दिया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों के बाद आंकड़ों से साफ हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर मुसलमान उम्मीदवार जीते हैं। असम में कांग्रेस ने 19 सीट जीती है और 19 में से 18 सीट जीतने वाले मुसलमान उम्मीदवार हैं। वहीं केरल में 35 मुसलमान विधायक चुने गए हैं। 35 में से 30 कांग्रेस यानी यूडीएफ गठबंधन से हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। पश्चिम बंगाल में जीतने वाले दोनों कैंडिडेट मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 63 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं तमिलनाडु में 2 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 1 जीता। केरल और असम में अगर बात करें तो मुसलमान उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 80% रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किया। इस आयोजन का मकसद भारत के विकास के लिए तकनीक आधारित समाधान तैयार करना है, जिसमें सरकार, उद्योग जगत, शिक्षा जगत और स्टार्टअप एक साथ एक मंच पर आए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिसर्च सेक्टर में नया इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। Now, on the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, our government is committed to create a new research and innovation ecosystem in country, starting from Atal Tinkering Lab to high-end research funded by ANRF. Government of India has allocated 1 lakh crore rupees for RDI Research Development Innovation Fund, giving grant to private sector, giving soft loan to Innova grant to startups. It will work as a fund of the fund. We are committed, being an aspirational country, aspirational society. Our talent pool will create solution for not only for our country, they will create solution for global south, for the global human being. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले महीने फ्रांस में भारत की 100 से अधिक डीप टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मिलकर करेंगे। अगले महीना भारत फ्रांस में नीस में भारत की डीप टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन आयोजन करने वाला है। देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस की प्रेसिडेंट आदरणीय मैक्रॉन दोनों उस उद्घाटन में रहेंगे। मैं मानता हूं भारत की कैपेसिटी को दुनिया में दिखाने के लिए भारत की इंस्टीट्यूशंस की 100 से ज़्यादा डीप टेक उसमें आएंगे। निश्चित रूप में वो वैश्विक इम्पैक्ट डालने वाला है।
भारत और जापान के बीच अपने द्विपक्षीय संबंधों, स्वास्थ्य प्रणालियों और नवाचार को बढ़ावा देने के संदर्भ में वार्ता हुई। भारत मंडपम में आयोजित स्वास्थ्य सेवा पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत जापान का सहयोग एक साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करना और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए नवाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के तहत समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बैठक में जापान की स्वास्थ्य सेवा नीति की प्रभारी मंत्री किमी ओनोदा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जापान की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। दुर्लभ बीमारियों पर 2 दिवसीय सम्मेलन राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 5 और 6 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में दुर्लभ रोगों की पहचान, उपचार और प्रबंधन को और सशक्त बनाना है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में नवाचार, समय पर पहचान और विभिन्न संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग बेहद जरूरी है। सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि भारत को अपना एक विशेष मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग और स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देकर दुर्लभ रोगों के उपचार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सम्मेलन में देश के 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। मिलकर रेयर डिजीज़ के जो फ्रंटियर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। हमारे 15 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और डॉक्टर्स आज इस वर्कशॉप में आए हैं और हम आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करके, एक दूसरे से साझा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जो बच्चे हैं जो रेयर डिजीज़ से पीड़ित हैं उनको किस प्रकार से हम सहायता और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट मुहैया करा सकते हैं। आज विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। हर साल 5 मई को हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को हाथों की स्वच्छता यानी हाथों की सफाई के महत्व के प्रति जागरूक करना और संक्रमण से बचाव के लिए सही आदतों को बढ़ावा देना है। हाथ सही तरह से कैसे धोएं, कितने समय तक धोएं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। कैसे और कितनी देर तक हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम सफदरजंग अस्पताल में हैं और डॉक्टर शिखा हमारे साथ है। मैं बताइए कि हैंड हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे लोग धोएं ताकि वो बीमारियों से बचाव उनका हो सके। हैंड हाइजीन सबसे ज़रूरी है। आज से 100-200 साल पहले जब मेडिसिन की शुरुआत ही हुई थी तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यह पता किया था कि हैंड हाइजीन से ही पेशेंट से एक से दूसरे को बीमारियां फैलने से रोक सकते हैं। ये सबसे सस्ता और सबसे सिंपल स्टेप है। किस तरीके से हाथ धोना चाहिए, कितने समय तक हाथ धोना चाहिए और कब कब धोना चाहिए? हाथ धोने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम ऐसे याद नहीं कर सकते, उनको हम एक नाम के थ्रू याद कर सकते हैं। वो नाम है सुमन, SUMAN, S फॉर सीधा। तो हमें बच्चों को सिखाना है, बस 5 बार हमको सीधा अपने हाथों को रगड़ना है। उसके बाद आता है यू या फिर ऊ बोलो तो उससे होता है उल्टा। उल्टे में 5 बार दोनों हाथों को उल्टे में अच्छे से रगड़ते हुए करना है। उसके बाद बीच में हमें एक, इसमें एस और यू है, उसके बाद हमें बीच में एक स्टेप मिस होता है, लेकिन हमें उंगलियों के बीच में ये जो थोड़ी सी जगह बचती है, यहाँ पे कीटाणु रह जाते हैं जो हम हमेशा भूल जाते हैं, इसकी भी अच्छे से सफाई करनी है। फिर आता है एम, तो बोलना है बच्चों को मुट्ठी बनाएं इजीली, जो बच्चा इजीली करेगा और इंजॉय होके करेगा। तो अपने ये जो नकल्स होते हैं, ये मुट्ठी को हम अच्छे से साफ कर सकते हैं रगड़ के, दोनों हाथों का बारी बारी से, ताकि बच्चा इंजॉय करते हुए इसको करे। ए से होता है अंगूठा, अंगूठे को हम गोल उसमें घुमाना है सर्कुलर मोशन में 5 टाइम्स, अच्छे से साफ हो जाएगा। फिर आते हैं नाखून। तो ये जो स्टेप्स है इसके थ्रू बच्चा इंजॉय भी करता है और सीखता भी है। 40 सेकेंड से लेके 1 मिनट अच्छे से हाथों की सफाई हो जाती है। कब कब करना चाहिए? स्पेशली बच्चों के लिए या बड़ों के लिए शौच से आने के बाद ज़रूर हाथों की सफाई करनी है। घर में सब्जियां खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, बीच में हम कहीं बाहर से आ रहे हैं उसके आने के बाद हाथों की सफाई करनी है। जब भी हम कुछ खाते हैं अपने हाथ अच्छे से धोने हैं और उसके बाद ही खाना है। जब भी खाना खाएं या कुछ भी बाहर से आए या टच करें
तो निश्चित तौर पे कम से कम 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह के धोएं, ताकि आप बीमारियों से बच सकते हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और 3 दिन के भारत दौरे पर आज बिहार के गया जी पहुंचे वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम ने बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। इससे पहले गया जी पहुंचने पर एयरपोर्ट पर राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद वे सीधे बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत की नगरी गया जी में राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महाबोधि मंदिर, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। राष्ट्रपति का ये भारत दौरा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से भी खास माना जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा सामने आया है। अहमदाबाद के मणिनगर में सक्रिय रेलवे ट्रैक के ऊपर महज 22 दिनों में 5 भारी पोर्टल बीम सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए। इन बीमों का वजन 1170 से 1360 मीट्रिक टन के बीच है और हर बीम को सिर्फ 3.5 घंटे में स्थापित किया गया, जो पहले लगने वाले समय से कहीं तेज है। खास बात यह रही कि हर बीम को महज 3.5 घंटे में स्थापित किया गया, जो पहले लगने वाले लगभग 9 घंटे के मुकाबले काफी तेज है। ये जटिल काम सीमित जगह, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों और चालू रेलवे ट्रैकों के बीच 2200 टन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन की मदद से किया गया, जिसका पहली बार इस तरह इस्तेमाल हुआ। अहमदाबाद के मणिनगर में ये संरचना 30 से 34 मीटर के बड़े स्पैन को कवर करती है, जिससे बुलेट ट्रेन ट्रैक सुरक्षित और स्थिर रह सके। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम है। अगली खबर में, हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा ने अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके बाद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर अपने पूर्व सहयोगियों और सांसदों के मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि जब से सांसदों ने आप पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थामा, तब से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राघव चड्ढा के अनुसार क्रिकेटर हरभजन सिंह के घर के बाहर देशद्रोही लिखवाया गया और पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री का पानी का कनेक्शन काटकर बदला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सांसदों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाने के साथ ही राघव चड्ढा ने खुद की गिरफ्तारी और कार्रवाई की बड़ी आशंका जाहिर की है। उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि विजिलेंस और पुलिस का सहारा लेकर खेला जा रहा है ये खेल बहुत खतरनाक साबित होगा। आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा कि UAE पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। भारत UAE के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और बातचीत, कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपने समर्थन को दोहराता है।
हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।